दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 570 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 17,100 सवाल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा दोस्तों 9वां विषय है जो मैं आपको कवर करा रहा हूं। इसी सीरीज में हम लोगों ने एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न ये तीनों पढ़ के समाप्त कर दिया। पूरा संविधान से संबंधित मैंने सवाल आपको पढ़ा के समाप्त कर दिए। पूरा विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल पढ़ा दिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा दिया। ये 8 विषय पूरी तरह से विधिवत मैंने पढ़ा दिया है। 9वां विषय हमारा बायोलॉजी है और बायोलॉजी हम लोगों ने 551 नंबर से पढ़ना शुरू किया था। तो आज बायोलॉजी की 20वीं क्लास है। ठीक है, और 20वीं क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं जड़ों के बारे में। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें और मूसला जड़ों से संबंधित कुछ सवालों को लेकर हाजिर हूं। इन्हें आप देखेगा। बायोलॉजी में एक सिंगल टॉपिक दोस्तों आपका छूटेगा नहीं, सब टॉपिक दोस्तों कवर होगा, चाहे जितना भी लेक्चर जाए, उसके लिए आप चिंता न कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारी किताब लॉन्च हो चुकी है दोस्तों। आपकी अपनी हिंदी की किताब बहुत ही सुपर सेलिंग बुक है दोस्तों, आप इसे लेके देखें, बहुत बढ़िया किताब है। ये किताब पूरी 632 पेज की किताब है। 6000 सवाल इस किताब में दिए गए हैं, तो आप परचेज कर लीजिए और इससे बहुत अच्छी तैयारी होगी। बाकी यूपी टेट के लिए भी बुक है। आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन पे आ जाइए, वहां स्टोर का सेक्शन बना होगा, स्टोर के सेक्शन में जाकर आप अलग अलग किताबें देख सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, ये तो हमारी YouTube की फ्री वाली क्लासेज हैं। जो हमारे पेड कोर्स है वहां मैं बहुत मेहनत करता हूं। कभी आकर आप एक आध दो क्लास का डेमो लेकर देखिए, आपको खुद ही लगेगा कि YouTube की अपेक्षा पेड क्लास में बहुत बेहतरीन कंटेंट दिए जाते हैं। ठीक है, हमारे पास अलग अलग बैच भी है, हिस्ट्री का और कंप्लीट बैच भी। जैसे आपको लगता है कि नहीं सर मैं केवल एंशिएंट पढ़ना या केवल मॉडर्न पढ़ना, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या कंप्लीट पढ़ना तो ऐसे भी देख सकते हैं। बाकी संविधान का बैच हमारे पास है, भारतीय राज्य व्यवस्था का बैच है, हिंदी का बैच है, यूपी स्पेशल का बैच है। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक करके ढेर सारे बैच पर हम काम कर रहे हैं और जो बैच है अपने आप में शानदार ही है। ठीक है, अभी साइंस का कोई बैच तो हमारे पास नहीं है, बहुत जल्द उसका भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान सा सवाल है, भैया जड़ क्या होता है? जड़ पौधे का भूमिगत भाग होता है जो पौधों को सहारा देता है और इसके अलावा खनिजों को या जल को सोखने में मदद करता है, मिनरल्स को लेने में मदद करता है। ठीक है, तो देखिएगा जड़ पौधों का भूमिगत भाग है, पौधों का भूमिगत भाग है जो उन्हें सहारा प्रदान करता है, जो उन्हें सहारा प्रदान करता है। अगर जड़ें ना हो तो पौधे टिके रहेंगे क्या? नहीं, हो तो गिर जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जड़ें पौधों के लिए पोषक तत्वों को सोखने का भी काम करता है। ठीक है, लिखेगा यही जड़ें पोषक तत्वों को भी सोखती हैं। ठीक है, सोखती हैं और वो पौधों को पहुंचाती हैं। तो ये आप याद रखेंगे, जड़ हो गया, सिंपल सी बात है। अगला सवाल देखिए, एकदम बेसिक से मैं आपको सवाल कराता रहता हूं। ठीक है, अगला है कि जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जड़ों का मुख्य कार्य क्या दोस्तों? तो सबसे बड़ा कार्य तो ये दोस्तों पौधों को सहारा देना, क्योंकि जब पौधा खड़ा ही नहीं रहेगा तो मतलब क्या निकलेगा? ठीक है, तो पौधों को सहारा देना ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। दूसरा काम क्या दोस्तों? पोषक तत्वों को, ठीक है, पोषक तत्वों को सोखना। ठीक है, ये पोषक तत्वों को सोखने का काम करता है, नहीं तो फिर मिनरल्स कहां मिलेंगे? मिनरल्स कैसे मिलेंगे? तो जमीन से दोस्तों मिनरल्स को लेता रहता है, जल वगैरह लेता रहता है, क्योंकि बिना जल के वो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा? ठीक है, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? तो मूल रूप से दोस्तों जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 2 प्रकार होते हैं दोस्तों? तो एक होता है अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, एक है दोस्तों अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, और दूसरा दोस्तों कौन सी? अच्छा, आज की क्लास में ज्यादातर जो हमारे सवाल हैं ये अपस्थानिक जड़ों से ही संबंधित सवाल है। और दूसरे आ जाएगा मूसला जड़ें। ठीक है, मूसला। ठीक है, मूसला जड़ें, ये 2 तरह की दोस्तों जड़ें होती हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, मूसला जड़ें, ये मूसला को थोड़ा सही कर लीजिए। ठीक है,
मूसला जड़ें, ये दो तरह की विशेष रूप से जड़ें होती हैं। तो इनसे संबंधित हम लोग एक एक सवाल विधिवत जो है देखने वाले हैं। अगला सवाल देखिए, करा अपस्थानिक जड़ों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। करा अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं इनकी क्या खासियत होती है। ठीक है, तो अब एक एक करके दोस्तों दोनों देखते हैं। मूसला जड़ों की खासियत और अपस्थानिक दोनों एक दूसरे के विपरीत वाली स्थिति में होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं ये ना क्या करती हैं ऐसे समझिएगा, ये जैसे हम आप क्या समझते हैं, जड़ मतलब क्या, जो जमीन के अंदर हो उसे जड़ मानते हैं ना। जितनी भी जड़ जमीन के अंदर वाले होते हैं वो सब ज्यादातर मूसला जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें ये भूमिगत ना होकर बाहर भी होती हैं, ये तने के रूप में भी हो जाती है। हमें आपको लगता है तने के रूप में भी हो जाती है, कैसे होती, तना नहीं है एक्चुअली, जड़ें फूल जाती हैं और हमें लगता है वो तना वाला हिस्सा है, लेकिन होता नहीं, होता वो जड़ ही है। ठीक है, तो इस वजह से कई बार कंफ्यूजन आता है। तो अभी जो विशेषता पूछा इसको ऐसे लिखिए कि वे जड़ें जो मूलांकुर के बजाय पौधे के किसी अन्य भाग से निकलें। लिखिएगा, वे जड़ें जो मूलांकुर की बजाय ठीक है, बजाय पौधे के किसी अन्य भाग से निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जैसे बरगद का वृक्ष देखा है, तो बरगद के वृक्ष के ऊपर से भी दोस्तों जड़ें लटकने लगती हैं, वो बीच बीच में सहारा दे देती हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों अपस्थानिक जड़ों का उदाहरण है। और ये जो जड़ें होती हैं ये तने से निकल सकती हैं, वृक्ष या पौधे की शाखाओं से निकल सकती हैं। लिखिएगा इस चीज को भी। ठीक है, लिखिएगा, ये जड़ें पौधे के तनों, ठीक है, पौधे के तने एवं शाखाओं से निकलती हैं। इस चीज को भी दोस्तों आप याद रखेंगे। और ये ज्यादातर दोस्तों जो मैंने कल वाली क्लास में मैंने आपको एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के बारे में बताया था, तो ज्यादातर जो होते हैं ये एक बीजपत्री वाले होते हैं। ये भी लिखिएगा इसके साथ। ठीक है, लिखिएगा, प्रायः एक बीजपत्री वाले पौधों में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, पाई जाती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। तो अब धीरे धीरे सवाल कठिन बन रहा है ना, मेरी क्लास में यही है, मैं ना कोशिश करता हूं कि पूरा का पूरा जब सवाल पढ़ाऊं ना, इसी में आपका एक चैप्टर भी तैयार हो जाए। आगे देखिए, कर अपस्थानिक जड़ों में मूल या मूलांकर के बजाय पौधों के किस भाग से दोस्तों जड़ें निकलती हैं? क्या आपको नहीं पता? सर पौधों के तने से निकल सकती हैं, पौधों के शाखाओं से निकल सकती हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, पौधों के तने एवं शाखाओं से। ठीक है, पौधे के तनों एवं शाखाओं से ये जड़ें निकल जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, करा जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों मत लिखिए, रोम लिखिए। ठीक है, लंबे रोम वाले भाग को दोस्तों क्या कहते हैं? करा जड़ की कोशिकाओं में जो लंबे रोम वाले भाग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको रोम क्षेत्र ही कहा जाता है, मूल रोम क्षेत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें कहा जाता है मूल रोम क्षेत्र या फिर रूट हेयर जोन। इसी को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? जड़ मतलब होता है रूट हेयर जोन कहा जाता है। ठीक है, रूट हेयर जोन भी कहा जाता है। इसके अलावा कभी कभी एक नाम और भी मिल सकता है, परिपक्वता क्षेत्र। बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है कि इस भाग को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिपक्वता क्षेत्र। थोड़ा अटपटा सा नाम है, लेकिन आपको बताऊं एग्जाम में यही वाला नाम आपको मिलेगा। ये मूल रोम क्षेत्र नहीं मिलने वाला, परिपक्वता क्षेत्र मिलेगा, इसलिए समझा दे रहा हूं, इसको जरूर याद रखना। जब आपके लिए मैं सवाल तैयार करता हूं ना, तो मैं देखता हूं कि परीक्षा में आया है कि नहीं आया है, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उन सवालों को भी शामिल करता हूं। तो जब मैंने देखा तो ऑप्शन मूल रोम क्षेत्र नहीं था, ऑप्शन ज्यादातर एग्जाम में ऑप्शन परिपक्वता क्षेत्र मिलता है, तो इसको उसी अनुरूप दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करा घास तथा बरगद में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो ये अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है,
कौन सी जड़ें होती है दोस्तों? ये जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं, जो किस पौधों के किसी अन्य भाग से भी निकल जाती हैं, वही वाली जड़ें। मैंने पीछे आपको एग्जांपल भी दिया था कि बरगद आप याद रखेगा, घास भी दोस्तों याद रखेंगे। कर अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है, ठीक है। अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण क्या है? ये अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण क्या है दोस्तों? तो जैसे आपने वो देखा, शकरकंद देखा है, गंजी जिसको हम लोग बोलते हैं शकरकंद। लोग ना शकरकंद को फल मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, नहीं, फल नहीं है। शकरकंद क्या दोस्तों? वो जड़ है। एक्चुअली जड़ें जब फूल जाती हैं, उनमें स्टार्च भर जाता है, ठीक है, तो उसी को उसको हम लोग यूज करने लगते हैं खाने में। तो वो दोस्तों जड़ का हिस्सा है। जो अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है, इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो शकरकंद है। क्या दोस्तों? शकरकंद, ठीक है, शकरकंद, जिसे हम आप गांव में दोस्तों गंजी बोलते हैं, गंजी, ठीक है। तो शकरकंद याद रखेगा, गंजी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये होता क्या है एक्चुअली में? ये जड़ें होती हैं, तो लिखेगा ये कंदिल मूल जड़ें होती हैं, ठीक है। ये कंद की आकार की हो जाती हैं जड़ें, इसलिए कंदिल मूल जड़ें कहा जा रहा है, ठीक है। ये अनियमित आकार की फूली हुई जड़ें होती हैं, ठीक है। ये जो शकरकंद है, लिखेगा ये अनियमित आकार की फूली हुई जड़ें, ठीक है, फूली हुई जड़ें होती हैं। क्या बात करें सर, हम तो आज तक सोचे नहीं थे कि ये जड़ होता है, इसका हम लोग सेवन करते हैं। हम लोग किसी भाग का सेवन कर सकते हैं। हम लोग कभी जड़ का सेवन करते हैं, कभी तनों का सेवन कर लेते हैं, कभी पत्तियों का सेवन कर लेते हैं, कभी फलों का सेवन कर लेते हैं। हम लोग फूल का भी सेवन करते हैं। आप काली मिर्च तो देख लो, फूल है। काली मिर्च क्या है? फूल है। उसका आकार ध्यान से देखो, समझो फूल है, उसको भी हम लोग खा जाते हैं, ठीक है। तो ये मानव मन है, कुछ भी खा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला है रेशेदार या झकड़ा जड़ें, ठीक है। रेशेदार या झकड़ा जड़ें, ये किस प्रकार की दोस्तों जड़ें हैं? ये भी दोस्तों अपस्थानिक जड़ों के अंतर्गत ही आती हैं, और झकड़ा जड़ें होती हैं, ये अपस्थानिक जड़ों के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों, ये अपस्थानिक जड़ें ही हैं, ठीक है। ये झकड़ा जड़ जो है या रेशेदार जड़ जो है, ये अपस्थानिक जड़ें ही होती हैं। इनको भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है गेहूं के पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा सवाल दे दिया। कह रहा जो गेहूं का पौधा होता है, इसमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं या फिर मुसला जड़ें पाई जाती है? आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेगा मुसला उसला छोड़िए, ये अभी जो आप पीछे झकड़ा जड़ें पढ़ रहे थे ना, झकड़ा, ठीक है, इसमें पाई जाती झकड़ा जड़ें। अब सवाल आ गया कि झकड़ा जड़ें भले ही यह अपस्थानिक जड़ों का रूप हो, ठीक है, अपस्थानिक जड़ों का रूप हो, लेकिन समझना पड़ेगा झकड़ा जड़ें क्या होती है और कहां कहां पाई जाती हैं, ठीक है। ये झकड़ा जड़ें घास हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी याद रखेगा, ये जड़ें भूमि में कम दूरी तक, ठीक है, कम दूरी तक ही फैली रहती हैं, कम दूरी तक ही फैलती हैं, ठीक है, फैलती हैं, ज्यादा दूर तक दोस्तों ये नहीं जाती हैं, ये खासियत है। अच्छा, आज तो चलो गेहूं दे दिया, ठीक है, आज गेहूं दे दिया कि आपने जवाब दे दिया। कल को दोस्तों आपसे पूछ देता घास, ठीक है, घास में अपस्थानिक जड़ें तो होती हैं, लेकिन अपस्थानिक में कौन सा वाला? झकड़ा जड़ें होती हैं। इसी तरह चावल, गन्ना, मक्का, प्याज, उसमें भी दोस्तों ये जड़ें होती हैं, ठीक है। इसी चावल मत लिखिए, धान में ही जड़ें होती हैं, गन्ना में भी दोस्तों यही जड़ें होती हैं, मक्का में भी दोस्तों यही जड़ें पाई जाती हैं, प्याज में दोस्तों यही जड़ें पाई जाती हैं, आदि कर लीजिए, कितना भरेंगे, ठीक है। तो इसको दोस्तों याद रखेगा, इन सभी में क्या कौन सी जड़ें होती हैं? अपस्थानिक जड़ों का एक रूप है झकड़ा जड़ें, इसमें झकड़ा जड़ें ही पाई जाती हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, अच्छा यहां मैं कोई विस्तार से तो पढ़ा नहीं रहा हूं, यहां तो मैं पढ़ा रहा हूं कि यार कम से कम बायोलॉजी में आपको इतना पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो स्टडी 91 के कोर्स को ज्वाइन कर लेना। जैसे मेरा हिस्ट्री मैंने पढ़ा दिया, अब हिस्ट्री में अगर आपको लग रहा है कि यार सर, और हिस्ट्री मैंने इस तरह की सीरीज वाले में पूरा 150 लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ाया, 150 क्लास है हिस्ट्री की, आप चेक कर लीजिएगा जाके, ठीक है। तो अब 150 क्लास को देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं एनसीएन में कुछ नए सवाल हैं या हमको नहीं पता है, तो आप एनसीएन का बैच ज्वाइन कीजिए। मिडावल पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि मिडावल का आप सवाल हल कर दे रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बैच ज्वाइन कीजिए। तो बैच भी बहुत ज्यादा प्राइस का नहीं है, 100 रुपये महीना भी खर्चा नहीं बैच का,
क्या चाहते हो, कितना कम प्राइस कर लिया जाए? 100 रुपए महीने में आप चाहे किसी भी गांव के रहने वाले हो, एक आदमी आपको एक महीना ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। छोटे बच्चों को, एलकेजी यूकेजी वालों को कोई ट्यूशन पढ़ाने 100 रुपए में नहीं आएगा, पता कर लेना, ठीक है। और नितिन सर आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि चाहे जितना जब चाहे जैसे देख लो, ठीक है। क्या कर दूं इससे ज्यादा मैं, इससे ज्यादा मैं क्या कर दूं, ठीक है। तो आप जाइए बैच देखिए, कोई भी बैच हमारा हो, वो 100 रुपए मंथली, किसी की भी मैंने फीस नहीं रखा है, वो उसके अंदर ही है। उसी पैसे में हमको जीएसटी भी जमा करना सोचिए, ठीक है। उसी में से बचाकर हमको जीएसटी भी जमा करना है और बाकी टीम को भी चलाना है। अब इससे ज्यादा कम प्राइस में हो नहीं पाएगा। तो इसी तरह से आगे फ्यूचर में साइंस की भी क्लासेज आएंगी। अगर आपको लग रहा है कि बायोलॉजी में हम कमजोर हैं तो साइंस की क्लास भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यही कहना चाह रहा हूं, ठीक है। कह रहा पान की लता में, ठीक है, पान की लता में बनने वाली जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें कौन सी होती है दोस्तों? पुनः दोस्तों याद रखेंगे, अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। पान की लता में जो जड़ें होती हैं, कौन सी जड़ें होती हैं? ये भी अपस्थानिक जड़ें होती हैं। लेकिन अपस्थानिक जड़ों में एक अलग जड़ होती है, क्योंकि लिख रहा है दोस्तों बनने वाली जड़, तो ये जड़ स्पेशली होता आरोही जड़ें, ठीक है। क्या इन्हें कहा जाता है? तो अपस्थानिक न लिख करके आपके परीक्षा में ऑप्शन क्या मिलेगा? आरोही जड़ें मिलेगा। आरोही मतलब ये क्लाइंबिंग रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्लाइंबिंग रूट कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद, अपस्थानिक में ही आएंगी लेकिन क्लाइंबिंग रूट के नाम से जानी जाती हैं, ये आप याद रखिएगा। करा कि कौन सा पादप आंशिक मूल परजीवी होता है, ठीक है। आंशिक मूल पूरा तरह से तो नहीं, लेकिन ये आंशिक मूल परजीवी है। ये सवाल मेरे पास पहली बार आया। मैंने कहा आंशिक मूल परजीवी, हर बच्चा परजीवी माने जानता है। परजीवी एक ऐसा जीव होता है, समझिए कि जो अपना भोजन पूरी तरह से स्वयं नहीं बनाता, डिपेंडेंसी उसकी दूसरे पर होती है। और लिख रहा दोस्तों आंशिक मूल परजीवी वाला पौधा, तो दोस्तों याद रखिएगा, चंदन का पौधा जानते हैं ना, चंदन। हमको हैरानी हो गया कि चंदन का पौधा ये परजीवी वाले पौधे में आता है, या स्ट्राइगा ये परजीवी वाले पौधे में आता है, ठीक है। तो एक पौधा है चंदन और एक पौधा दोस्तों स्ट्राइगा, ठीक है। चंदन और स्ट्राइगा याद रखेंगे, दोनों पौधे कैसे हैं? ये आंशिक रूप से ये परजीवी पौधे माने जाते हैं, ठीक है। ये आप परजीवी पौधे का मतलब क्या है? डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए दूसरों पर, ठीक है। लिखिएगा भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर, ठीक है। भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर, और भोजन हेतु नहीं, एक तरह से मिनरल्स हेतु, ठीक है। पोषक तत्वों के लिए दोस्तों ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। पोषक तत्वों के लिए दोस्तों ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ये इसीलिए दोस्तों इनको आंशिक रूप से परजीवी पौधों में रखा गया है। करा शकरकंद, पढ़ तो लिया सर, शकरकंद जड़ होता है, पढ़ तो लिया, अब क्या पढ़ाना है, ठीक है। लिख रहा है शकरकंद में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? याद रखेगा शकरकंद स्वयं जड़ है, ठीक है। लिखेगा स्वयं ही जड़ है, ठीक है। शकरकंद कुछ और थोड़े, शकरकंद तो खुद है जड़ है। अब पूछ रहा है जो जड़ है इसमें कौन सा जड़ पाया जाता है? जो जड़ पहले से है उसमें कौन सा जड़ पाया जाता है? भैया ये सवाल दे दिया, ठीक है। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? अपस्थानिक जड़ें, तो यहां भी अपस्थानिक होगा, लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में अलग ऑप्शन दे दे। तो पीछे मैंने बताया था कंदिल जड़ें, तो कंदिल शब्द भी याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखेंगे कंदिल जड़ें, ठीक है। तो याद रखेगा ये शकरकंद में कौन सी जड़ें पाई जाती? कंदिल जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। इसको आप याद रखें, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। और ये जड़ें फूल गई होती हैं, इस वजह से दोस्तों ऐसी दिखती हैं। करा सतावर दोस्तों अक्सर हवन वगैरह में भी सतावर का यूज होता है। और डहेलिया दोस्तों फूल होता है। सतावर की लकड़ी दोस्तों हम लोग यूज करते हैं, और डहेलिया जो फूल होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है जो सतावर होता है या डहेलिया होता है, इसमें दोस्तों किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो इसमें कंद युक्त जड़ें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? इसमें कंद युक्त जड़ें होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है दोस्तों? कंद युक्त जड़ें पाई जाती हैं। कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा पुलकित जड़ें पाई जाती हैं। कौन सी? पुलकित, ठीक है। कंद युक्त जड़ें या फिर पुलकित जड़ें पाई जाती हैं, ये दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा दोस्तों आमा हल्दी या अंबा हल्दी, याद रखेंगे, ठीक है। अंबा हल्दी, ठीक है। आमा हल्दी या अंबा हल्दी, ठीक है। चोट वगैरह पे दोस्तों इस हल्दी का यूज किया जाता है, खाने में कम यूज होता है इसका, ठीक है। अचार वगैरह में यूज होता है, ठीक है। अचार वगैरह जो बनता है, या फिर चोट वगैरह जो लग गया, ठीक है,
औषधि युक्त यह हल्दी है, ठीक है, इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं, ठीक है, औषधीय युक्त गुण, ठीक है, औषधि युक्त हल्दियां होती हैं, ये आप याद रखेंगे। करा आमा हल्दी में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो यहां पर होती हैं ग्रंथिल जड़ें। कौन सी जड़ें होती दोस्तों, यहां पाई जाती हैं ग्रंथिल जड़ें, ठीक है। आमा हल्दी में कौन सी जड़ें, आमा या अंबा हल्दी में कौन सी जड़ें पाई जाती है, ग्रंथिल जड़ें होती हैं, ये आप याद रखेंगे। एक तरह से ये जो जड़ें होती हैं इनको हम कहते हैं भूमिगत प्रकंद। क्या कहते हैं, ये भूमिगत प्रकंद मानी जाती हैं, जमीन के अंदर पाई जाने वाली जड़ में है भूमिगत प्रकंद। और इन हल्दियों में, अच्छा, भूमिगत प्रकंद में होता क्या है, प्रोटीन और स्टार्च भरा होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं भूमिगत प्रकंद, ठीक है, भूमिगत प्रकंद, ठीक है। अब भूमिगत प्रकंद में होता क्या, दो चीजें होता है, इसमें खूब ज्यादा मात्रा में ऐसी जड़ों में प्रोटीन होता है और खूब ज्यादा मात्रा में दोस्तों स्टार्च पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इनको दोस्तों, ये जो अंबा हल्दी, इसको मैंगो जिंजर भी कहा जाता है। तो कई बार दोस्तों यहां से भी हो सकता है सवाल बन जाए, लिखेगा इसको क्या कहा जाता है, इसको मैंगो जिंजर, ठीक है, इसको मैंगो जिंजर भी दोस्तों कहा जाता है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए किसे मैंगो जिंजर के नाम से जानते हैं, तो बताइएगा जो अंबा हल्दी है, आमा हल्दी है, इसे ही हम मैंगो जिंजर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अब तक दोस्तों मैंने आपको 8 विषय पढ़ा दिया, ये हमारा 9वां विषय है और यहां देखिए लिखा है 16,500 सवाल। आप बताइए कितना हजार सवाल, आज की क्लास पढ़ने से आप सीधे सीधे दोस्तों 17,100 सवाल आपका कंप्लीट हो रहा है। यहाँ 550 नहीं, आपका दोस्तों आज 570 नंबर का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। और आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चा एक विषय पढ़ के कहता सर बहुत बढ़िया क्लास चल रहा है, बढ़िया चल रहा है तो पूरा सीरीज देखना, हर विषय देखना। एक विषय देखने से काम नहीं चलने वाला, आपको पूरा विषय देखना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट देखेंगे तो अच्छा तैयारी होगा। अंगूर, करेला, इन सब में दोस्तों कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, अंगूर और करेला में यह कौन सी जड़ें पाई जाती है। जो देखिए फल फ्रूट तो बहुत सारे हैं लेकिन सब्जियां भी बहुत सारी, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको करा रहा हूं, जहां से परीक्षा में सवाल बना हुआ उसे मैं करा रहा हूं। दोस्तों इसमें माला युक्त जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है, माला युक्त जड़ें, इसीलिए इसे मणिकामय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, इसीलिए इसे कहा जाता है मणिकामय जड़ें, ठीक है। जैसी माला नहीं होती हैं, ठीक है, उसी माला के आकार की जड़ें पाई जाती हैं करेला में और अंगूर में। इस वजह से दोस्तों ये सवाल आपके लिए एंटिक बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, तभी ये पूछा गया। बरगद में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, बताया तो था कि बरगद में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, लेकिन अपस्थानिक तो मेन हो गया ना, उसके अंदर जाके पूछ दिया तो क्या बताएंगे, क्योंकि बरगद के वृक्ष से जड़ें बाहर से दिखती रहती हैं, उसके तने से फिर वो जमीन में घुस जाती हैं, तो इसको स्तंभ जड़ें कहा जाता, स्तंभ मूल की जड़ें कहा जाता है। तो अपस्थानिक तो है ही है, इसके अलावा दोस्तों इसको स्तंभ मूल या हवाई जड़ें भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, स्तंभ मूल जड़ें, ठीक है, या फिर हवाई जड़ें, ठीक है, हवाई जड़ें, ठीक है, हवाई जड़ें ये भी कहा जाता है। कुल मिला जुला के यह अपस्थानिक जड़ों का रूप है, ठीक है। क्या दोस्तों, यह अपस्थानिक जड़ों का रूप, ठीक है, यह अपस्थानिक जड़ों का ही रूप है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि मक्का, गन्ना, इसमें दोस्तों कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। मक्का और गन्ना वगैरह में पीछे बताया तो था कि गेहूं में, मक्का में, गन्ना में, इसमें दोस्तों कौन सी जड़ें होती हैं, झकड़ा जड़ें पाई जाती हैं। तो यहां दोस्तों आप लिख लीजिएगा झकड़ा, तो झकड़ा भी याद रखेगा, कभी कभी ऑप्शन अलग कर देता है तो अब स्तंभ मिल जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों झकड़ा जड़ें, या फिर यहां पर ऑप्शन मिल सकता है अवस्तंभ जड़ें। क्या मिल सकता है, अवस्तंभ जड़ें। जो मैक्सिमम चीजें मिल सकती हैं वो सब बता रहा हूं। या एक शब्द और मिल सकता अस्थानिक जड़ें। क्या मिल सकता है, एक और लिखिएगा अस्थानिक जड़ें, ये भी दोस्तों मिल सकता है। या फिर स्टिल्ट रूट मिल सकता है, इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसी को कहा जाता है स्टिल्ट, ठीक है, स्टिल्ट रूट, ठीक है, स्टिल्ट रूट भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ये भी बहुत बढ़िया सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला दे रहा है मूसला जड़ का निर्माण कौन करता है। ये कैसा सवाल है भाई कि मूसला जड़ का निर्माण कौन करता है। क्या दे रहा है दोस्तों, मूसला जड़ का निर्माण दोस्तों कौन करता है।
तो याद रखेगा जो बीजों का अंकुरण होता है ना, ये उस बीजों के अंकुरण से ही दोस्तों दौरान मूलांकुर से निकलते हैं। ठीक है, तो लिखेगा मूलांकुर से उत्पन्न। ठीक है, मूलांकुर से उत्पन्न। ठीक है, मूलांकुर से उत्पन्न, जबकि उत्पन्न। ठीक है, याद रखेंगे। जबकि दोस्तों जो अपस्थानिक जड़ें थी, जो अपस्थानिक जड़ें थी, इसमें दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि मूलांकुर के बजाय कहीं अन्य से उत्पन्न। ठीक है, मूलांकुर के बजाय, ठीक है, तना या शाखा से उत्पन्न। ठीक है, तना या शाखा से ये जड़ें उत्पन्न थी। तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, अपस्थानिक में ये, और बाकी अगर मुसला जड़ों का बात करेगा तो मुसला जड़ें हमेशा मुंह से मुसला, मुंह से मूलांकुर से उत्पन्न होती हैं। इसे दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, भूलना नहीं आपको। ठीक है, करा मुसला जड़ों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, मुसला जड़ों की विशेषताएं दोस्तों क्या है, इसको लिखिएगा। तो याद रखिएगा, मुसला जड़ें जो होती है मूलांकुर से विकसित होकर मुख्य जड़ का निर्माण करती हैं। ठीक है, लिखिएगा ये जड़ें मूलांकुर मूलांकुर से विकसित होती हैं। ठीक है, विकसित होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है, यही सवाल मैंने ऊपर भी बताया, यही सवाल यहाँ भी आ गया। ठीक है, इसके अलावा जो मुसला टाइप की जड़ें होती हैं उनकी एक खासियत और भी होती है कि अच्छा, अपस्थानिक वाली एक बीजपत्री में पाई जाती थी, मुसला वाली द्विबीजपत्री में पाई जाती है। तो इसको भी लिख लीजिए दोस्तों, अपस्थानिक जो जड़ें थी यह एक बीजपत्री वाले पौधों में पाई जाती थी। ठीक है, एक बीजपत्री पौधों में यह पाई जाती हैं। ठीक है, पौधों में पाई जाती हैं। और ये जो जड़ें होती हैं ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों में ये पाई जाती हैं। इसे दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा किस प्रकार के पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। करा वह कौन सी जड़ें हैं, कौन से पौधों की जड़ें हैं जिनमें दोस्तों गांठें पाई जाती हैं। तो याद रखेगा, जो भी जिन पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है उन सारे पौधों में गांठें पाई जाती है। सीधे से समझिए, जिनको चाहिए नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन किसको चाहिए दोस्तों, दलहनी पौधों को। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ल्यूमिनेसी पौधों को। ठीक है, ल्यूमिनेसी या दलहनी पौधों को। ठीक है, लिखिएगा ल्यूमिनेसी, जो ल्यूमिनेसी पौधे होते हैं या जो दलहनी पौधे होते हैं। ठीक है, जो दलहनी पौधे होते हैं उनमें दोस्तों क्या होती हैं, उनमें मुख्य रूप से क्या पाई जाती हैं, उनमें गांठें पाई जाती हैं। गांठ दोस्तों इन्हीं की खासियत है। ठीक है, दलहनी पौधे जिनको दलहन की नाइट्रोजन युक्त की चाहत ज्यादा होती है, इसको लिखेगा नाइट्रोजन की आवश्यकता। ठीक है, नाइट्रोजन की आवश्यकता वाले, ठीक है, ये पौधे होते हैं। ठीक है, तो इसमें पाई जाती है और हर दलहनी पौधों की एक खासियत होती है, इसे याद रखेंगे। तो उसमें दोस्तों गांठें पाई जाती हैं। करा चुकंदर हो गया, चुकंदर पौधे का कौन सा भाग है। ठीक है, पीछे हमने शकरकंद पढ़ा था कि हमने शकरकंद जड़ को पढ़ा था, उसी तरह से अभी दोस्तों चुकंदर दे दिया कि चुकंदर क्या दोस्तों, चुकंदर भी जड़ है। पीछे आपने शकरकंद को पढ़ा था। ठीक है, पीछे आपने क्या पढ़ा था, पीछे आपने शकरकंद को पढ़ा था कि शकरकंद क्या है, तो हमने कहा था शकरकंद जड़ है। उसी तरह से जो चुकंदर है, ये चुकंदर भी दोस्तों क्या होता है, यह भी पौधे का मूल जड़ है, चुकंदर जड़ है, ये आप याद रखेंगे। बाकी कहने को इसे टेबल बीट कहा जाता है। ठीक है, इसे टेबल बीट कहा जाता है। ठीक है, बीट माने चुकंदर ही होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, गार्डन बीट भी कहा जाता है, कई सारे इसके नाम हैं। करा तरकू रूपी जड़ किसका होता है, तरकू माने जानते हैं, कोई ऐसा हो जो शंकु के आकार का होता है, जैसे शंकु के आकार का गाजर होता है, उसी तरह तरकू के आकार का मूली होता है। ठीक है, तो मूली की जड़ें, ये मुसला जड़ें इसमें होती हैं, लेकिन उसका आकार तरकू के रूप में होता है। ठीक है, अरे मूली ऐसे होता ना, देखिए ऐसे होएगा ना। ठीक है, ये दोस्तों मूली हो गया। ठीक है, तो याद रखेगा ये जो मूली होती हैं, ठीक है, मूली याद रखेंगे, इसमें दोस्तों ये तरकू रूपी जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तरकू रूपी जड़ों को जड़ें होती हैं, या ये मूली ही दोस्तों जड़ का रूप ही है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और इसके अंदर जो जड़ पाया जाता है मुसला जड़ों का एक प्रकार है। ठीक है, ये किस वाली श्रेणी में आता है, ये मुसला जड़ों वाली श्रेणी में आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, करा शंकु आकार का,
ठीक है। कोनियल आकार की जड़ कौन दोस्तों? तो कोनियल आकार में आ जाता है गाजर, ठीक है। कोनियल आकार में दोस्तों कौन आ जाता है? गाजर आ जाता है। इस तरह से कुछ होता है दोस्तों कोनियल आकार में। ये जो गाजर होता है इसको रखते हैं कोनियल आकार में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, शंकु के आकार का होता है, ठीक है, शंकु आकार का होता है। आगे बढ़िए, करक कुंभी रूपी जड़ें किसमें पाई जाती हैं? अब देखिए कौन सा ऐसा जो है सब्जी या फल की श्रेणी में आता है जिसका हम सेवन करते हैं? श्रेणी भी नहीं है दोस्तों, एक्चुअली ये जड़ है। तो याद रखेगा किसके रूप में लिखा? कुंभी। कुंभी मतलब ऐसा आकार। देखिए मैं आपको बता दूं तो आप पहचान जाएंगे, ठीक है। देखिए पहचानिए दोस्तों, ठीक है, बताइए क्या है, ठीक है। अब आप पहचान गए होंगे दोस्तों, ये है सलजम, ठीक है। यह क्या है दोस्तों? यह है सलजम। और सलजम में क्या होता है? ये कुंभी रूपी जड़ होती है, यह भी जड़ होता है। ये जो सलजम ये भी जड़ होता है। इसी तरह से सलजम और चुकंदर को भी दोस्तों कभी कभी इसी श्रेणी में रख लेते हैं, ठीक है। कुंभी रूपी जड़ में चुकंदर भी आ जाता है। दोनों दोस्तों जड़ हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। तो आपने पीछे देखा मूली, वो भी जड़ है। गाजर, वो भी जड़ है, ठीक है। आपने शकरकंद देखा, वो भी जड़ है। आपने सलजम देखा, वो भी जड़ है। चुकंदर देखा, वो भी जड़ है। तो जो जड़ हैं जिनका सेवन हम करते हैं, हमें लगता है सब्जी होगा, फल होगा, बट ऐसा नहीं है, ये है जड़, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप याद रखेंगे। इसीलिए दोस्तों इस तरह के सवाल ना एग्जाम में भी खुद पूछता है, क्योंकि बच्चों को इस बारे में पता नहीं होता है। करा जड़ का वह भाग जिससे नई जड़ें निकलती हैं, बताइए वो क्या कहलाती हैं? जड़ का वह भाग जिससे नई जड़ें निकलती हैं, उनको क्या कहते हैं भाई? क्योंकि यहां से नई जड़ें निकलती हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है जड़ शाखा। क्या कहा जाता है दोस्तों? जहां से नई जड़ें निकलती हैं उनको क्या कहते हैं? जड़ शाखा, ठीक है। और जो नई जड़ें होती हैं उनको पार्श्व जड़ें कहते हैं, ठीक है। नई जड़ों को क्या कहते हैं? नई जड़ों को पार्श्व जड़ें कहते हैं, ठीक है। पार्श्व जड़ें कहते हैं। जहां से निकलती हैं, ठीक है, जहां से निकलती हैं, ठीक है, जहां से निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जड़ शाखा कहते हैं। और जड़ का नाम क्या दोस्तों? जड़ को पार्श्व जड़ें बुलाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल करा जड़ के किस भाग से जल का अवशोषण होता है? ठीक है, जल क्या करते हैं दोस्तों? मिनरल्स का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए उनको जो जल की आवश्यकता होती है वो जमीन से दोस्तों जल को अवशोषित भी करते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा क्षेत्र होता है? तो जो जड़ का मूल रोम क्षेत्र होता है, जड़ का मूल रोम क्षेत्र, जड़ का जो मूल रोम क्षेत्र होता है यही दोस्तों अवशोषित करने का काम करता है। जो पीछे मैंने पढ़ा था रूट हेयर जोन, ठीक है, वही दोस्तों अवशोषित करता है सारे मिनरल्स को, सारे पोषक तत्वों को। चलिए आज जल दे दिया, कल को दोस्तों पूछ दे कि पोषक तत्वों को कौन अवशोषित करता है? ठीक है, पोषक तत्वों का अवशोषण, ठीक है, तब भी दोस्तों आपका उत्तर यही रहेगा, ठीक है। पोषक तत्वों का अवशोषण कौन करता है? यही मूल रोम जो है दोस्तों ये पोषक तत्वों का भी अवशोषण करता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। करा श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि लिख रहा है श्वसन जड़ें, तो समझ में नहीं आता सर ये किस टाइप की जड़ आ गई, किसे कहा जा रहा है श्वसन जड़ें। तो श्वसन जड़ें कहां पाई जाती हैं? जो दोस्तों दलदली भूमि पे जो पौधे उगते हैं खास करके वहां श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। क्या होती है दोस्तों? दलदली भूमि पर पाए जाने वाले, ठीक है, पाए जाने वाले पौधे, ठीक है, पाए जाने वाले पौधों में, ठीक है, पौधों में ये श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। जैसे मैग्रो, ठीक है, जैसे मैग्रो पौधा, ठीक है, मैग्रो पौधा जो होता है दोस्तों ये श्वसन जड़ वाली श्रेणी में आ जाएगा, खास करके दलदली वालों में, खारे पानी में या लवणीय जल में, ठीक है। तो दलदली भूमि पर, खारे पानी में या लवणीय भूमि पर, ठीक है, लवणीय भूमि पर ये दोस्तों उगते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसमें पाई जाती हैं श्वसन जड़ें, ठीक है। करा जड़ का विकास किससे होता है? ठीक है, करा जड़ का विकास दोस्तों किससे होता है? ये अलग सवाल दे दिया, अलग नहीं दे दिया भाई, पीछे पढ़ाया था। जड़ का विकास बीज के मूलांकुर से होता है। किससे होता है? बीज के मूलांकुर से, ठीक है, जड़ का विकास होता है। अब जो जड़ें मूलांकुर से निकलती हैं वो तो मुसला जड़ें हैं, और जो कहीं और से निकलती हैं
वो अपस्थानिक जड़ें हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा परजीवी पौधों में पाई जाने वाली जो जड़ें होती हैं, मैंने आपको आंशिक परजीवी के बारे में बताया था, आंशिक परजीवी पौधा, ठीक है, आंशिक परजीवी पौधा मैंने आपको बताया था। और इसमें मैंने बताया था चंदन का नाम याद रखेंगे, ठीक है, चंदन का जो पौधा होता है इसका नाम याद रखेंगे। करा परजीवी पौधों में पाई जाने वाली जो जड़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं? ये होती हैं चूसकांग, ठीक है। क्या होती हैं दोस्तों? चूसकांग होती हैं, क्योंकि ये जीवों को चूसने का काम करती हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चंदन को तो आंशिक रूप से परजीवी कहा जाता है, लेकिन जो और परजीवी पौधे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दोस्तों खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये चूसकांग क्या करते हैं? इसके माध्यम से कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है। पौधे जो हैं ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। और ऐसे पौधे होते हैं तो उनका जो चूसकांग होता है, या इसी चूसकांग को अवशोषक जड़ें कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है अवशोषक जड़ें, ठीक है, अवशोषक जड़ें कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। तो कई बार दोस्तों एक कुंभी जैसा पौधा होता है, इसे उठा रहता है, इसके अंदर कोई भी जाता है, लाशा होता है, फंस जाता है और फिर ये पौधा बंद हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो जीवों को खाने वाले भी पौधे होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। ज्यादा नहीं, 30 सवाल लेकर आता हूं मैं, और ये 30 सवाल अगर आपने देखना शुरू कर दिया ना भाई, बूंद मुझसे जैसे घड़ा भरता है। 30 सवाल पढ़ते पढ़ते हम 17,000 सवाल पढ़ा डालें। हमको खुद ही भरोसा नहीं होता है कि हम लोगों ने 17,000 सवाल कवर कर दिया। अब 20,000 होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कब आप पता आज छोड़ देंगे ना, कल को लौट कर आएंगे 2-4 महीने बाद तो लगेगा अरे सर तो 20,000 सवाल हो गया। थोड़े दिन बाद और लौट कर आएंगे तो 25,000 सवाल हो गया, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं। अभी हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी खत्म होगा तो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स खत्म हुआ तो इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे, इन्वायरमेंट खत्म होगा तो एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर खत्म होगा तो साइंस टेक लगा देंगे, वो खत्म होगा तो कंप्यूटर पढ़ा देंगे। तो हमारे पास तो ऑप्शन है। अब आप अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो मजा आ जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ये तो बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया, 570 कवर कैसे करेंगे? अरे इतना ना सोचिए, आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा। आधे घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे का समय निकालिए, बाकी अपना जो विषय पढ़ रहे हैं अपने तरीके से फॉलो कीजिए। 2 घंटा समय निकालिए, स्पीड तेज करके रोज 4 क्लास देखिए। 100 दिन में 400 क्लास हो जाएगा, 150 दिन में 600 क्लास हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 150 दिन मतलब 4-5 महीना लगेगा, लेकिन 4-5 महीना में आपके 600 सवाल जो है 600 लेक्चर कवर हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा। 4-6 महीने का टारगेट जो है फिक्स करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। 6 महीने का टारगेट लीजिए, 6 महीने में आप बहुत आराम से जो है चीजों को कवर कर लेंगे, सिर्फ 2 घंटा समय देकर। और कम समय में चाहते हैं कि नहीं सर हम 3 महीने में कवर करना चाहते हैं, भाई जो काम करने हैं मुझे 1 साल में कितना दिन? 365। अब 365 दिन कोई मास्टर तो पढ़ाता नहीं है, 60 दिन छुट्टी काट लो, बचा कितना दिन? 300 दिन। मैं जो चीजें 300 दिन छोड़ो 570 हो गया, 30 दिन और ऐड कर दूंगा, 1 महीना अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो हमारे 2 साल हो जाएंगे। अब 2 साल से जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको आपको भी तो कवर करने में टाइम लगेगा। तो आप आइए, साथ में जुड़िए, तैयारी कीजिए। और हमारे पास अलग अलग कोर्सेज भी हैं, वो भी जाकर देखिए। कोर्सेज की बात अलग है। जो हमारे पेड कोर्स है ना, बच्चा सोचता है सर यूट्यूब से पढ़कर ही सब हो जा रहा है, तो पेड कोर्स क्यों ज्वाइन करना? एक बार पढ़ के देखो पेड कोर्स, आप हैरान हो जाओगे कि इतना अच्छा कंटेंट हमको पहले क्यों नहीं मिला। कोई भी एक बैच ज्वाइन करके देखो, आप हिस्ट्री ज्वाइन कर लो, आप हिंदी ज्वाइन कर लो, आप पॉलिटी ज्वाइन कर लो, कोई भी एक बैच ज्वाइन कर लो, उसके बाद दोबारा मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही अगला बैच लेने के लिए तैयार रहोगे। क्यों? बच्चे को चाहिएगा कोई ऐसा टीचर हो, बढ़िया पढ़ा दे, अच्छा कंटेंट दे दे, सारे सवाल हमारे हल हो जाए, बस इतना ही चाहिए। वो चीज आपको स्टडी 91 पर मिलती है। ये हमारा ऐप है, इसे डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी 91 ऑफिशियल। सारे कोर्सेज इसी पे चलते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई इशू है, कुछ पूछना है, कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।